नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। पीवाईक्यू की सीरीज में 2023 का जो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर है, पहला पेपर, उसके पीवाईक्यू लगा रहे हैं। तो वो हम 60 तक के लगा चुके हैं, पुराने वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अभी हम 61 से 10 क्वेश्चन आज लगाएंगे, तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न 61, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई? तो ये कांग्रेस का विभाजन पूछते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है किस अधिवेशन में हुआ, और ये भी पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे उस समय, ठीक है। और कई बार कारण भी पूछा जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमको पता कर लेना चाहिए कि इस प्रश्न से क्या क्या वो पूछ सकता है, ठीक। तो एक सूरत अधिवेशन है 1907 का, ठीक। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, विवरण। हाँ, 2007 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो गुटों, नरम दल उदारवादी लोग थे और गरम दल उग्रवादी लोगों को कहा गया, ठीक, में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक। ये नरम दल के थे, ठीक है। कि गरम दल का नेतृत्व मुख्य रूप से लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनकी प्रदेश कौन, मतलब इनका एरिया उस समय कौन कौन सा है? तो बिपिन चंद्र पाल आपके बंगाल से संबंधित हैं उस समय, ठीक। तिलक महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और ये तेरे पंजाब या के नाम से, तो ये पंजाब से हैं, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब हमारे जब भी कुछ प्रश्न आएंगे ना इस तरीके से कि हमको लिंक करके पढ़ना होगा, तो हमको समझना है कि इन तीनों को हमने पढ़ दिया। अब क्या था इसके, मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा इसमें कि ये आपका कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। तो क्या होता है, 1985 में कांग्रेस क्या करती है, अपनी स्थापना करती है। उस समय जो भी लोग उसके मेंबर्स रहे थे या संस्थापक सदस्य रहे थे, या जो 1905 तक जो लोग कांग्रेस में रहे, वो उदारवादी कहलाए। उसका देखो एक कारण तो ये होता है कि उस समय के जो लोग नए नए आए थे, तो वो मोस्टली यूरोप में पढ़ के आए थे, यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कहीं ना कहीं यूरोप से पढ़ के आए थे। तो वो लोग एकदम से विद्रोह नहीं करते हैं। जैसे आप कोई भी सामाजिक आंदोलन होगा, तो जो पहली पीढ़ी होगी वो एकदम से विद्रोह नहीं करेगी, वो जागरूकता का काम करेगी। तो यही वो लोग कर रहे थे। तो इस समय क्या होता है, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 6 में, एक्चुअल में ये विभाजन 6 में हो सकता था। तो गरम दल वाले कह रहे थे कि हम किसको बनाएंगे, तिलक को बनाएंगे, ठीक है। और नरम दल वाले कह रहे थे कि घोष को बनाए, या जो भी एक इनका अध्यक्ष इनका रहेगा, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है कि नरम दल वाले अपना दिमाग लगाते हैं, और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को ले आते हैं। वो कहाँ से? इंग्लैंड से ले आएंगे ये। तो क्या होता है, नौरोजी को जैसे लाते हैं, तो नौरोजी उस समय के बहुत ऐसे नेता थे कि जिनका विरोध करना थोड़ा सा मुश्किल था या संभव नहीं था। तो इनको लाके 6 में ये क्या करते हैं, इसको कांग्रेस के विभाजन को रोक लेते हैं, टाल देते हैं, 1 साल तक बने रहते हैं। अब इसका कारण मुख्य मुख्य क्या था? एक तो अध्यक्ष पद को लेकर इनमें मतभेद थे, अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद पहला। दूसरा, कुछ नीतियों को लेकर भी मतभेद थे, 1906 में ही हो गए थे वो मतभेद। तो जैसे कि ये लोग कह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन को क्या करे कांग्रेस, उसको प्रोत्साहित करे। और नरम दल ये कह रहा था कि अभी नहीं, वेट, मतलब ऐसा उसमें नहीं थे। और विदेशी के बहिष्कार, विदेशी का क्या कर रहे थे वो, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। और ये कह रहे थे गरम दल वाले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमको कांग्रेस को ये कर देना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा पे जोर देना चाहिए, ऐसे ऐसे करके इनके। और ये स्वराज की बात कर रहे थे, ठीक। कौन? गरम दल वाले, कि स्वराज की मांग रख देना चाहिए, ऐसे करके। तो इन नीतियों को लेके मतभेद होने के कारण क्या होता है, फिर इनमें 6 में ये नौरोजी को लाकर अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है वो। और ये कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 6 में क्या बच जाते हैं ये, कौन सी में? कलकत्ता अधिवेशन। तो अब देखो, इसमें ऑप्शन ऑप्शन से भी कभी हम पढ़ते हैं। तो बंबई में क्या हुआ है, 1885 में स्थापना हुई है कांग्रेस की। तो इसमें पढ़ लेना कौन अंग्रेज था, ये ह्यूम के साथ में भी 2 लोग होंगे, है ना, इंग्लिश। फिर कौन कौन भारतीय नेता थे इस समय पे,
तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई, नींव क्या है। फिर सूरत अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं, कलकत्ता में एक अधिवेशन वही 1906 वाला फेमस है, जिसमें नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस विभाजन होते होते बच जाता है। फिर ये जो नागपुर अधिवेशन है ये 1920 में असहयोग आंदोलन से संबंधित है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक, यहाँ बना देना आंदोलन। इसमें कौन सी विजय राघवाचारी को क्या करते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। यहाँ पे गांधी जी मोस्टली कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हो चुके थे। तो ये आपके चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को समझ लिए। एक से ज्यादा भी अधिवेशन हुए होंगे, ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि मुंबई में कितने हुए, सबसे ज्यादा कौन से इसमें हुए, आते हैं, कब कौन अध्यक्ष बना, ये भी पूछा जाता है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ष, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्या है, एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश के ही वर्तमान में दो पार्ट है, बुंदेलखंड बघेलखंड, ठीक है, को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये कोई उस समय राज्य नहीं था, विंध्य प्रदेश राज्य था, क्या बघेल प्रदेश था, क्या मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया 56 में, तो विंध्य प्रदेश। ये ज्योग्राफी भी जिसने अच्छी पढ़ी होगी वो भी समझ जाएगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो भी इस प्रश्न को आसानी से कर देगा, ठीक है। इतिहास पढ़ा होगा वो तो कर ही देगा। बुंदेलखंड और इनको 35 रियासतें, ये इंपोर्टेंट है, कितनी रियासतें मिलके बनाए ये संख्या आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, अभी मतलब याद हो जाएगी। 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसकी राजधानी किसको बनाई थी, रीवा को बनाई थी। बाद में 56 में ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये किधर आ गया, मध्य प्रदेश में आ गए दोनों, ठीक है। अब अगर अपन इससे संबंधित और प्रश्न देखें तो एक पटवारी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, पटवारी आई थिंक 2022 की परीक्षा में ये पूछा गया है कि विंध्य प्रदेश के पहले राज प्रमुख कौन थे, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा तो हमको क्या करना है, मार्तंड सिंह, रीवा के मार्तंड सिंह, महाराजा मार्तंड सिंह या राजा मार्तंड सिंह, ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको ये तैयार कर लेना चाहिए राज प्रमुख। इसके बाद वहां के सीएम कौन बनते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना चाहिए, तो शंभुनाथ शुक्ल बनते हैं, शंभुनाथ शुक्ल। ये प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न, यही बाद में निर्वाचित सीएम बन जाते हैं, ठीक है। इधर से नहीं दिख रहा हो तो पटवारी परीक्षा में पूछा गया, राजा मार्तंड सिंह विंध्य प्रदेश के पहले राज प्रमुख बनते हैं। फिर क्या करते हैं ये अपना सीएम बनते हैं, कौन, शंभुनाथ शुक्ल बनते हैं, बाद में ये निर्वाचित सीएम बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रश्न ये है इसमें। और अपन देखेंगे तो ये पढ़ लेना है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये आपको पढ़ना है। विंध्य प्रदेश को पहले बी श्रेणी में रखा गया था, इसको कौन सी श्रेणी में, बी श्रेणी में, ठीक है। तो बाद में इसको 1950 में सी में कर दिया था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी रियासत उस समय किस श्रेणी में थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी, उसमें हमने 35 रियासतें पढ़ लिया ना कि 35 रियासतें, तो ये पूछ रहा है सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई, ठीक है। सौराष्ट्र संघ उस समय क्या है, महाराष्ट्र का हिस्सा और कुछ गुजरात का हिस्सा है, ठीक है, सौराष्ट्र संघ। तो सौराष्ट्र का एक नाम क्या था, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़, ये इसका नाम था, ठीक है, इससे पहले, गठन से पहले, इस डेट से पहले, ठीक है ये। और एक इसमें रियासत मिली है जामनगर, ठीक है। तो अब अपन इसकी उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर है इसका 222, ठीक है, छोटी छोटी बड़ी रियासत मिलकर इतना है, यूनाइटेड काठियावाड़ ये भी आ गया है, कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका एकीकरण करवाया था। पूरे उस समय पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एकीकरण करवा रहे थे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि सॉरी वो जामनगर नहीं, भावनगर है ना, एक रियासत थी, यहाँ के एक महाराजा थे, कौन, के या कृष्ण कुमार सिंह, ठीक है। तो इन्होंने पटेल साहब को बोला था कि विलय हम मतलब भारत में मिलेंगे, और इन्होंने पहल की कि हमको मिला लो, स्वीकार है। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया,
इसमें शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं, एक वीपी मेनन साहब को भी पढ़ लेना, जब भारत का एकीकरण पढ़ो ना तो वीपी मेनन और पटेल साहब इन दोनों की मुख्य भूमिका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नाम पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब उस समय देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पटेल साहब के पास दो पॉलिसी थी। उस पटेल साहब की जो भारत की एकीकरण पॉलिसी का, उसको मुख्य रूप से हम कहते हैं कि गाजर और छड़ी, दो नीतियां अपनाते थे वो। गाजर मतलब खिला के, लोभ प्रलोभन देकर, या प्यार की भाषा में मान जाओ, और नहीं तो छड़ी से। तो दोनों पॉलिसी ये थी कि मोस्टली रियासतें, अब 565 रियासतें थी उस समय लगभग, इनको एकत्रित करना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने, पटेल साहब ने पहले गाजर खिलाई कि भाई आपको हम वो देंगे, प्रीवी पर्स देंगे, मतलब पेंशन देंगे, आपको उपाधियां देंगे, राजा महाराजा जो भी रहेंगी, आपको हम उपाधियां देंगे, आपको विशेष अधिकार देंगे। तो कुछ लोगों ने मान के कर लिया। फिर उसके बाद उनके, अब मान लो कि ये बात नहीं मान रहा है, तो फिर पुलिस है हमारे पास, सेना भी है हमारे पास, जनमत संग्रह भी कराएंगे हम, और ये धमकाएंगे भी, मतलब इनडायरेक्टली कि तुम शामिल नहीं होगे तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन के रह जाओगे, कहाँ जाओगे। तो इनकी बस ये शर्त थी कि हमें मिल जाओ, हम विदेश संचार कुछ ऐसे मंत्रालय रहेंगे जो भारत संघ रहेगा, बाकी आपको हम पेंशन देंगे, महल देंगे, राजशाही कुछ विशेष अधिकार दे देंगे। ये दो इनकी नीतियां थी। तो मोस्टली रियासतें गाजर से मान गई थी, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी रियासतें, हैदराबाद, पढ़ लेना इसको, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। हैदराबाद 1948 में एक ऑपरेशन पोलो करके हुआ है, ये भी पूछा जा चुका है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद के विलय की। तो इस पे पुलिस कार्रवाई करते हैं, ठीक है। एक आपका जूनागढ़, तो इस पे क्या करते हैं, जनमत संग्रह से आता है। ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैंने ये दो तीन रियासतें बता दी कि चूंकि एक ये पूछे हुए प्रश्न है। आपका ये 48 में आता है, कौन सा, हैदराबाद, और ये भी 48 में आता है, ठीक, 1948 एग्जैक्ट डेटा देख लेना। एक प्रश्न और आया हुआ है, वो और बता देता हूं मैं, मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर, कि मणिपुर का विलय कब हुआ। पूछा यह गया था कि मणिपुर का जब विलय हुआ तो मणिपुर के प्रमुख कौन थे वहां पे। तो मणिपुर के प्रमुख थे महाराजा बोध सिंह, ठीक है। तो ये बोध सिंह है, वहां मार्तंड सिंह है। तो बोध सिंह, बोध चंद्र सिंह, ठीक, बोध चंद्र, एक बोधन दउआ था ना, ऐसे ही नाम बोधन दउआ आ गया था एक बार। ये प्रश्न एमपीपीएससी में नहीं आया है, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार, ये बार होना चाहिए, प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक, आपको पता होना चाहिए इसका। इसमें हम्म, हाँ यही है, सही है, ऑप्शन भी सही है, मैं नाम ढूंढ रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में पढ़ो, इंपोर्टेंट पर्सन है। ये कांग्रेस से मुस्लिम लीग में आए थे, तो कब आए थे, संभवतः 1913 में आए होंगे। ये चौधरी रहमत अली, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे उस समय, यंग थे, और इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया पहली बार। पाकिस्तान शब्द इन्होंने 5 प्रांत में लाके, वो भी पढ़ लेना, पंजाब है आपका, एक प्रदेश अफगान प्रांत लिखा उसने, फिर आपका सिंध प्रांत लिखा उसने, कश्मीर को भी उसने लिखा, ऐसे करके 5 जोड़ के उसने पाकिस्तान एक नाम दिया, सजेशन दिया। अब इनकी, इसकी एक इसमें बिहार पीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, इसमें थोड़ा सा टफ है। बिहार पीएससी ने ये पूछा कि जो ये पाकिस्तान शब्द दिया है इन्होंने, ये किस पुस्तक या किस पर्चा में है। तो वो पुस्तक या पर्चा अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसी करके एक इन्होंने, अब सॉरी, इसमें है अब या कभी नहीं, ये एक इस टाइटल से इन्होंने एक लेख लिखा या पुस्तक लिखी या पर्चा लिखा। तो इन्होंने इस शीर्षक में पाकिस्तान का नाम दिया। किसने दिया, इसने दिया,
आपका चौधरी रहमत अली। सर सैयद खान के बारे में आप जानते हैं, इंपोर्टेंट पर्सन है, पढ़ लेना, दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक। और इन्होंने क्या किया है फिर 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है उसमें औपचारिक मांग कर ली, जिन्ना के नेतृत्व में औपचारिक मांग मुस्लिम लीग ने कब की, तो 40, अधिवेशन कहाँ है, लाहौर, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाहौर 40। लाहौर 40 में क्या हुआ है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की औपचारिक मांग रख दी, अपने प्रस्ताव रख दिया। ये भी पूछा जाता है, मांग रख दी तो लाहौर 40 है, और अगर नाम पाकिस्तान का दिया है तो 1933 में चौधरी रहमत अली है, ठीक। दोनों डिफरेंट चीजें, अलग अलग चीजें। अब देखो आपको एक चीज बताऊं, जब लाहौर 40 आया है तो लाहौर 29 भी आना चाहिए, जो कैसे कैसे हो सकता है। तो 1929 में क्या है, लाहौर 29। लाहौर 29 किसको बोलते हैं, लाहौर 29 रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग की है। यह भी बनता है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी, तो रावी नदी के तट पर लाहौर। रावी नदी मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि एक बार प्रश्न ये भी आ चुका है कि 1929 में नेहरू ने तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग की, लाहौर अधिवेशन में लाहौर किस नदी के किनारे है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस बना के बता दिया है, ठीक। अब यहाँ अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो लाहौर 29 और लाहौर 40 में अंतर समझ में आ गया, ये दोनों चीजें हैं, ठीक। 65 में चलते हैं। तो इसमें मुस्लिम लीग को भी पढ़ लेना कि मुस्लिम लीग का, आज मुस्लिम लीग का स्थापना दिवस भी है, 30 दिसंबर 1906 को बनी थी, ठीक। पाकिस्तान शब्द प्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, ठीक है। 1933 में एक पैम्पलेट नाउ और नेवर, मतलब अब या कभी नहीं, यही मतलब हुआ इसका। ये प्रश्न कहाँ पूछा जा चुका है, बिहार पीएससी में पूछा जा चुका है। तो मैं ऐसे ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट लाता हूँ वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं वो ट्राई करता हूँ कि आपको बता पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण। राष्ट्रीय आंदोलन के 4-5 क्वेश्चन आ गए। कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्यों की संख्या में वृद्धि थी, बिल्कुल थी। वो बोल रहे थे कि राज्य की विधान परिषद है, विधानसभाओं में केंद्र की जो सदन है उनमें सदस्यों का विस्तार किया जाए, सदस्यों की वृद्धि की जाए। जनप्रतिनिधियों की भी ये भी मांग थी उनकी। ये दोनों ऑप्शन है, देखो या तो ये होना चाहिए बाहर या ए, मतलब दोनों, एक एकीकरण की बात कर रहा है, एक पृथककरण की, समझ रहे हो। अगर मान लो किसी ने डीप में नहीं पढ़ा इस समय को, तो ऐसे। अब कार्यपालिका और नगर पालिका को अगर हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या चाहते हैं कि दोनों अलग अलग हो, तो हम क्या चाहेंगे, दोनों अलग हो, तो पृथककरण ही मांगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का एकीकरण नहीं मांगेगा, तो आंसर इसका डी हो गया। एकीकरण नहीं मांगा था, इसका मतलब हमारा डी उत्तर हो गया, ठीक। ये अब इसको क्या करना है, आपको चरण पढ़ लेना है। मैंने बताया आपको कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में, तो उसके बाद उदारवादियों का वर्चस्व रहा, फिर इसको बोला गया प्रथम चरण। प्रथम चरण, अब देखो जब हम किसी भी चीज को विभाजित करते हैं तो बीच में जो रेखा होती है, या तो मेड़ होगी, खेत विभाजन करोगे तो, घर का विभाजन करोगे तो आपका कोई रेखा होगी, या आप शहरों का विभाजन या प्रदेश का विभाजन होगा तो बीच में एक नदी होगी। इसी प्रकार जब हम कालखंड का विभाजन करते हैं तो वो घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना। तो देखो 85 में स्थापना हुई और यहाँ क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है, एक बड़ी घटना है ना, बंगाल विभाजन, और गरम दल का उदय हो जाता है, तो एक बड़ी घटना है। तो यहां से ये कर दिया। अब इसमें इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपकी प्रथम चरण की, तो देखो एक स्थापना है, मुख्य घटना है स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कौन करता है, ह्यूम का सहयोग रहता है, ठीक है। और इसमें ह्यूम के सहयोगी दो और रहते हैं, एक विलियम बेटनबर्न रहता है, बेटनबर्न विलियम, ठीक है। और एक आपके रहते हैं हेनरी कॉटन, यहां लिख देता हूं, हेनरी कॉटन,
ये दो व्यक्ति भी रहते हैं जो इंग्लिश रहते हैं, और इधर लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ अभी कौन सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सुनाई तो दे ही रहा है, ठीक है। तो ये दो लोग भी रहते हैं। अब इनकी मांगे क्या है, वही है कि हम तो लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रवादी की प्रचार करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से हमारी मांगे रखेंगे, प्रशासनिक सुधार की मांगे रखेंगे, ठीक है, हम राष्ट्रवादी विचारधारा को जाग फैलाएंगे, हम राजनीतिक शिक्षा को फैलाएंगे, मतलब लोगों तक ले जाएंगे, हम मतलब याचक बन के मांग रहे थे ये लोग। मैंने आपको बताया था कि पहली पीढ़ी कभी भी डायरेक्ट विद्रोह नहीं करती है किसी भी चीज में, पहली पीढ़ी मांगने का ट्राई करती है कि मिल जाए, फिर उसकी जो अगली, मान लो कि कोई भी गुलाम होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं देखेगा कि वो राजा का मतलब विद्रोह कर दे, सड़क पे आ जाए, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखा के उसका जो गुलामों के लोग काम नहीं करें, जब दूसरी पीढ़ी आएगी वो गुलामों के लिए काम नहीं करे, वो डायरेक्ट विद्रोह कर देगी, वो मार काट की बात करिए, हटा दो, भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हमारी पहली पीढ़ी है उदारवादी, समझाएंगे, बुझाएंगे, याचना करेंगे, हमको ये दे दो, स्वशासन दे दो, हमको राष्ट्रीय मतलब शिक्षक दे दो, हमको ये सब चीजें डिमांड करी। तो यही किसने किया, उदारवादी चरण ने। अब दूसरा जो चरण आता है उसको क्या बोलते हैं, उग्रवादी। उग्रवादी चरण कब से कब आता है, 1905 से 1920 तक मानते हैं। 20 में बड़ी घटना कौन सी है, गांधी जी आ जाते हैं और असहयोग आंदोलन हो जाता है, तो वहां तक ये आता है कौन सा, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण की मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हैं, उग्रवादी चरण की पहली घटना तो आपकी कांग्रेस का विभाजन ही हो जाता है, ठीक है, कांग्रेस विभाजन 1907। 1906 में क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक सुधार आंदोलन, उसमें अच्छा वो भी होता है कि आपका 1892 में एक वो आता है, एक्ट आता है, तो वो भी है इसमें। इसमें कौन सा एक्ट आ जाएगा, 1909 में मार्ली मिंटो सुधारा जाएगा, मार्ली मिंटो, ठीक है। इसी टाइम पे क्या होता है कि दरबार लगता है, ठीक है, पंचम का। फिर इसी टाइम पे क्या होता है, आपका मुख्य घटनाओं में ये आपकी एनी बेसेंट और तिलक की लीडरशिप आ जाती है, तो होम रूल आंदोलन हो जाता है इसी में। इसी में क्या हो जाता है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है इसी में 16 में लखनऊ समझौता हो जाता है, गरम दल का और नरम दल का, और खिलाफत आंदोलन वाले भी साथ में आने लगते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ चलने का ट्राई करते हैं। इतनी घटनाएं हमको कहाँ पढ़ना है, दूसरे चरण में कांग्रेस के, ठीक है। इसके मुख्य मुख्य अधिवेशन भी पढ़ लेना। उसमें पहले चरण में वंदे मातरम गाया जाता है 1896 में, इसमें राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप लोग डिटेल में भी इसको पढ़ना चाहिए। तीसरा चरण क्या होता है, 1920 से 1947 में आता है। इसमें क्या, ये गांधी 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 युग कहा जाता है इसको, गांधीवादी चरण। इसमें जो असह नागपुर अधिवेशन है, गांधीवादी चरण। तो जो नागपुर नागपुर 20 है, ठीक है, 1920, इसमें कांग्रेस लगभग मान लेती है कि हम गांधी जी के नेतृत्व में तैयार हैं आंदोलन करने को। और गांधी जी एक ऐसे लीडर हुए थे उस समय जिसमें मजदूर वर्ग, महिला, बच्चे, मतलब जो एक्चुअल में गांधी जी तक क्या हुआ था कि एक कुलीन, कई लोगों ने बोला है, कांग्रेस पर टिप्पणी की उस समय कि कांग्रेस एक कुलीन वर्ग आया है, शिक्षित वर्ग ओनली है। लेकिन जब गांधी आए तो वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया। आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं, चंपारण भी आएगा उसमें, इतनी सारी चीजें। तो गांधी जी को लीडर मान लिया और इसलिए वहाँ स्वतंत्रता गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इसमें असहयोग आंदोलन आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आ जाएगा, लाहौर 29 आ जाएगा, 1935 का अधिनियम आ जाएगा, आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन आ जाएंगे, जितनी जितनी भी चीजें, माउंट बेटन प्लान आ जाएगा, क्रिप्स मिशन आ जाएगा, लाहौर 40 आ जाएगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक। अब इनके नेता पढ़ लेते हैं अपन कि भाई नरम दल जो युग था, पहले चरण के नेता कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले मिल जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे नेता उसमें पढ़ लो। फिर हमसे पूछे कि भाई उग्रवादी चरण है, उसके प्रमुख नेता लाल बाल पाल आ जाएंगे, एनी बेसेंट आ जाएंगी, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखो उग्रवादी चरण में क्या होता है कि जो दूसरी पीढ़ी है वो कहीं बम फट रहा है, कहीं कोई किसी को मार रहा है, कहीं किडनैपिंग हो रही है, कहीं लूट हो रही है, तो हम अंग्रेजों से इस तरीके से लड़ रहे हैं कि अब हम लड़के लेंगे, ठीक। तो और फिर आता है एक गांधीवादी चरण, तो गांधीवादी विचारधारा से हम आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, ठीक है, गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया। इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें देखो मैंने बताया कि पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गणेश उत्सव अभी भी अगर आपने देखा होगा तो गणपति बप्पा मोरया सबसे ज्यादा कहाँ, महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ है, तो हमको इतना पता है, महाराष्ट्र लिखा भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले महाराष्ट्र के नेता कौन है इनमें से, तो ये बंगाल के हैं, ये भी महाराष्ट्र के हैं, ओके आई एग्री, ये पंजाब के हैं, केसरी पंजाब, और ये तिलक साहब भी आपके महाराष्ट्र के हैं, ठीक। अब हमारे ये दो ऑप्शन खत्म कर लिए, ये सॉरी ये नहीं, ये तो रहेंगे। अब देखो ये आपने एक प्रार्थना समाज सुनी होगी, प्रार्थना समाज 1867 में बनी है, ठीक है, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं, गोविंद महादेव रानाडे, ठीक है। अब अगर ये आ ही गया है, बात निकली है तो दूर तलक जाती है प्रभु, तो इसके वो कौन है, आत्माराम मेन संस्थापक, इनको नहीं लिख देना आपको, आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। कौन फोन करता है रात में, हाँ, ठीक है, ये प्रार्थना समाज के ये इनके संस्थापक हैं, और ये गोविंद रानाडे क्या है, इसके सदस्य हैं। इनमें एक दो और मिल जाएंगे आपको, केशव चंद्र सेन भी हैं, फिर आरजी भंडारकर भी हैं, आरजी भंडारकर, ये मेरी ये आदत थोड़ी है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल पढ़ाने लगता हूँ, ये इसके संस्थापक सदस्यों की बात कर रहा हूँ, एक केशव चंद्र सेन, बोर्ड को क्या हो गया भाई, ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत राय, ये अपवर्न इसका आंसर दे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि है यहाँ, एक उपाधि, दूसरी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी भावना के जगाने वाले हैं, ठीक है, और 85 में शिवाजी महोत्सव, एक ये महोत्सव 85 में, ये भी पूछा जा चुका है, 93 में इन्होंने क्या किया है, ये आपका गणेश महोत्सव, ठीक। तो ये दोनों आपके गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों किसने किए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगर आप तिलक की बात करते ही हम तिलक पे आएंगे तो इनको क्या क्या उपाधियां क्या मिली हैं, लोकमान्य लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। फिर आपको तिलक साहब की एक उपाधि और है, भारतीय अशांति के जनक, ये इंपोर्टेंट है, भारतीय अशांति के जनक, इंपोर्टेंट है ये, एक उपाधि है। अब अगर हम और उपाधि के बाद अगर बात करें तो इनका वो क्या है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने नारा दे दिया, नारा देख लो। अब इनकी समाचार पत्र कौन से हैं, साप्ताहिक 2 समाचार पत्र हैं इनके, केसरी और मराठा। तो जो मराठा है वो इंग्लिश में लिखा है, मतलब कि इंग्लिश की पत्रिका है, और जो केसरी है वो मराठी भाषा की है। ये भी पूछा जा चुका है कि दोनों किस किस भाषा की हैं, तो कंफ्यूज ना हो, मराठा जो है इसको याद कर लो, मराठा पत्रिका, इंग्लिश में समाचार पत्र इनका प्रकाशित होता था। फिर इनकी एक बुक है जो मैंने तो पढ़ रखी है, आप लोगों को भी सलाह दूंगा, फ्री टाइम हो प्रीलिम्स या कोई एग्जाम के बाद तब उसको पढ़ना, गीता रहस्य या श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, उसको गीता रहस्य बोला जाता है, एक टीका है इनकी। पूछा ये गया है कि ये किताब इन्होंने कहाँ कौन सी जेल में लिखी थी, तो ठीक है, ये बर्मा की मांडले जेल में लिखी थी। यहां से ये प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक। अब अगर अपन आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो मैं 8th क्लास में पढ़ता था उस समय, एक वो हमारे सर थे, मतलब उस समय का मुझे याद था, उसके बाद मैं कभी भूला नहीं हूँ, तो वो कहते थे 1739 नादिर शाह ने तोड़ा दिल्ली का ताला, उन्होंने एक बता, वो आज तक याद है। तो मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि कौन सी चीज कहाँ आपको ऑब्जर्व करोगे तो कब याद हो जाए, और कहाँ आपके कितने प्रश्न सही हो जाए, ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार मैं फेस कर चुका हूँ इसको। तो इसमें नादिर शाह ने दिल्ली का ताला तोड़ दिया,
1739 में। अब क्या होता है कि उस इससे और क्या पूछा जा सकता है, कहाँ के थे ये भाई साहब, पूछा जाएगा ये अफगान के थे, अफगान जलेबी, ठीक है। अब फारस बोलते थे उस समय, ठीक। अब ये यहां से आ गई, डेट पूछ ली। दिल्ली का बादशाह कौन था उस समय, तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये अपने मिजाज और इसके रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, तो मोहम्मद शाह को क्या वो इसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसकी सेना बहुत बुरी तरीके से हार गई थी, ठीक है। अब अपन बात करें भाई साहब, तो इसी का एक और जो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली, मूवी भी देखी होगी, ठीक है, हमारा 1761 में फिर इसने आक्रमण की, इसका पृथ्वीराज कौन सी, सॉरी मराठा वाली एक मूवी है वो इसमें है। तो नादिर शाह, ये एमपी की हिस्ट्री से इंपोर्टेंट है ये वाली लड़ाई, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दी है, ठीक है। P3A पानीपत तृतीय। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो गए आपके कि ये थे भाई साहब, इसको फारस का नेपोलियन बोला जाता है। एक और प्रश्न आपका, तो फारस का नेपोलियन, फारस का नेपोलियन किसको बोला जाता है, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, सारे प्रश्न आते हैं, ऐसे ही मैं बत्ती नहीं देता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब अपन इसमें और बात करें तो ये वहां से, चलिए आंसर देख लेते हैं विवरण में क्या है, फिर मैं डबल रिपीट ना हो। नादिर शाह 1739, दिल्ली का ताला तोड़ दिया इसने। करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मैंने जोड़ दिया, है भी वो नाम उसका। नादिर शाह अपने साथ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस बोलते थे जिसको, शाहजहां ने बनवाया था, वो लेके गया। अब जब भी कोहिनूर आता है तो कोहिनूर इसकी जर्नी पढ़ना मजा आता है, मतलब अच्छे दोनों, आनंद भी आता है, आपके प्रश्न भी तैयार होते हैं। स्टडी वही अच्छी लगती है जो हमको मजा भी दे और हमको एग्जाम हॉल में भी मजा दे, पढ़ने में भी मजा दे, एग्जाम हॉल में ही मजा दे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि दोनों जगह मजा आना चाहिए। तो ये निकला है गोलकुंडा की खदान से, कोल्लूर भी बोलते हैं इसको, इस खदान से निकला। ये कहाँ है, आंध्रा में होगी, ठीक। आंध्र तेलंगाना उस समय एक ही थे। ये काकतीय वंश, एक वंश है, काकतीय वंश, इनके पास था कौन सा हीरा, कोहिनूर हीरा। अब काकतीय वंश के पास था, तो काकतीय वंश से एक प्रश्न आया है कि रुद्रमा देवी, ये पीएससी का ही प्रश्न है संभवतः, मैंने फेस किया। रुद्रमा देवी किस वंश की शासक थी, इंपोर्टेंट है। रुद्रमा देवी एक राजा गणपति करके थे, उनकी पुत्री थी, और इनके कोई पुत्र नहीं हुआ, ठीक है। तो इनके पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने फिर इसको रुद्र प्रताप को वो लिया, रुद्रदेव प्रताप, ठीक है। तो इसको रुद्र प्रताप देव को इन्होंने गोद लिया है। अच्छा, ये प्रश्न मेरा कैसे सही हुआ था, रुद्रमा देवी, एक रुद्रमा देवी करके मूवी है, अल्लू अर्जुन की है संभवतः, वो मैंने उस टाइम पे देखी थी और उसी टाइम पे ये प्रश्न आया। तो मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि मूवीज में भी कभी कभी आता है कि हमको प्रश्न आता है तो हमको आंसर बन जाते हैं। थोड़ा सा हमको दिमाग में हमेशा अपना लक्ष्य डाल के चलो कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरे को प्रीलिम्स में प्रश्न ये आ सकता है, प्रश्न मेरे एनवायरमेंट में जहां जहां मैं हूँ वहां से क्या प्रश्न आ सकता है, वो सब। तो रुद्रमा देवी है। इनके बाद ये रुद्र प्रताप हुए। अब इनके टाइम पे क्या होता है, आपने पढ़ा हो तो, मलिक काफूर बिनते दिल मिसरिया वे, मैं सुना है वो जो पद्मावत मूवी है, तो वो जो मलिक काफूर होता है बिनते दिल मिसरिया में, का मतलब होता है कि दिल से लड़की है कोई बनी हुई, वो आपकी उसमें सेवा में, महान सेवा में पेश है, और ऐसे करके वो उसका बढ़िया गाने का मतलब है। चलो वो बात फालतू की चीजें छोड़ते हैं। यहाँ से किसके पास से जाता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर किसको देता है, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन मतलब सल्तनत काल में रहता है, सल्तनत काल के बीच में इसका इतिहास पता नहीं चलता। फिर ये मालवा के शासक किसके पास पहुंच जाता है, होशंग शाह के पास। होशंग शाह, होशंग शाह से क्या होता है, कोई युद्ध या कुछ ऐसा होता है कि ये ग्वालियर के राजा होते हैं, डोंगरेंद्र करके ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, तोमर राजा हैं ग्वालियर के, इनके पास आ जाता है होशंग शाह, मालवा के शासक से। इनके पास आया मतलब ग्वालियर घराने में आ गया। अब ट्विस्ट ये आता है कि फिर जो
यहाँ के एक शासक होते हैं, आपने पढ़ा हो 1526 में जब बाबर का आक्रमण होता है, तो ये जो विक्रमजीत राजा हैं ग्वालियर के, विक्रमादित्य विक्रमजीत, तो ये क्या करते हैं, ये हुमायूं आक्रमण करता है तो ये हुमायूं को दे देते हैं। हुमायूं के पास से कहाँ चला जाता है, आपका मुगलों के पास चला जाता है, और मुगलों में क्या करते हैं फिर वो तख्ते ताउस और ये उसमें जड़ देते हैं वो। तो ठीक है, तो ये कोहिनूर हीरा है, इसको वहां मुगलों के बाद हुमायूं के पास आता है। हुमायूं बाबर को क्या करता है, एक भेंट करता है। तो ये अंडा आकार, अंडा मुर्गी के अंडा बराबर हीरा, भयंकर चमकता था। ऐसा बोलते हैं कि उस समय इसकी इतनी कीमत थी कि पूरे विश्व को, या पता नहीं, ब्रिटिश शासन पूरे विश्व पे लगभग तो मान ले तो उसको 2 साल तक खिला सकते हैं, इतना अभी वो ब्रिटेन की महारानी क्राउन के उसमें है। ठीक है, अब ये हुमायूं के बाद क्या होता है, ये ले जाता है नादिर शाह। नादिर शाह के बाद फिर आता है इंडिया महाराजा रणजीत सिंह, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह बहुत फेवरेट है मेरे। वहां से अगली जर्नी जब भी महाराजा रणजीत सिंह का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक, तो ये किससे संबंधित है, इसके आंसर 2 दिए होंगे, वज्रयान और महायान। आर्य मंजू श्री मूल कल्प एक बौद्ध ग्रंथ है। सबसे पहले किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, यह महायान परंपरा से संबंधित है, जिसमें बोधिसत्व मंजूश्री का वर्णन है। ठीक, और बाद में इसमें तांत्रिक तत्व आ गए। ठीक है, तो वज्रयान से भी संबंधित हो गया। ठीक है, इसके बारे में ये। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये प्रश्न पता नहीं क्या क्यों कैसे पूछा गया। एक बार एसएससी में एक प्रश्न आया था, एसएससी सीजीएल में आया होगा, भारत में प्रेस मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मैटकॉफ आंसर था उसका, और वही लगाना अगर आता है तो चार्ल्स मैटकॉफ, जो एक साल के लिए बना है मैटकॉफ, ये भाई साहब को प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, अब ये 35 में आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें, हाँ फाइनल की में आंसर डी दिया है, सही दिया है आंसर तो 35 है। यद्यपि चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, जिन्होंने 35 में प्रेस एक्ट, एक्चुअल में प्रेस एक्ट बना के वो चले गए थे, आए ये थे। ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने बहुत सारे सुधार भी किए हैं। विलियम बेंटिंग ने भी बहुत सारे सुधार किए। आप 33 का एक्ट पढ़ोगे आपको समझ में आया। फिर आयोग के इस प्रश्न को 35 को सही माना। ठीक है, विलियम बेंटिंग कार्यकाल का, ठीक है, सही आंसर। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलवाए, तो चांदी के रुपयक बोलते हैं इनको, वो चलवाए थे। ठीक, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इन्होंने शकारी की भी उपाधि धारण की है। शकों को हराने के बाद, शकारी मतलब शकों का संहार करता, सर्व शकों का विजेता ने शकों पश्चिमी क्षत्रप को पराजित करने के उपलक्ष्य में विशेष रूप से चांदी के सिक्के रूपक, जिनको रूपक या रूपयक भी कहा जाता है, यह चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। इंपोर्टेंट है, पहला गुप्त शासक है मतलब इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब सिक्कों की बात आती है तो कुषाणों के सिक्के फेमस हैं, सातवाहन सिक्के फेमस हैं, मौर्यों के सिक्के फेमस हैं। ऐसे करके आप मुद्राएं पढ़ लेना। स्वर्ण इसमें ऑप्शन देख लो एक बार। स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था उस समय, चांदी वालों को रूपक कहा जाता था। तांबे के गुप्त काल में तो नहीं, लेकिन इनको बाद में दाम कहा है, सल्तनत काल में या कोई से काल में दाम। कहाँ से के सिक्के ऐसे करके इनको आप पढ़ना चाहिए, यहाँ से सिक्कों से प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। ये खत्म हो गया, धन्यवाद। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे हम लगाते जा रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि प्रश्नों को आप भी उसी तरीके से लगाएं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे फैक्ट मैं छोड़ देता हूँ, उनको आप खुद देख लिया करो। और अभी नए साल में आप एक बार अपनी रणनीति बना लें। मेरे पास कुछ कुछ मैसेज आ रहे हैं कि प्री की रणनीति के लिए, तो मैं कुछ जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं वही वीडियो बना दूंगा। तो लालटेन स्टडी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।